हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे हमारा पिछले वर्ष का सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाला जो कोर्स था वो था यूपीएससी 2020 करंट अफेयर। तो उसी क्रम में हम यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं यूपीएससी 2021 करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर ना ही केवल आपको यूपीएससी में मदद करेगा, बल्कि जितने भी आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में, चाहे वो यूपीएससी का हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, इन सभी में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और इसमें जो डिस्कशन रहेगा वो आपको बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा ताकि आप सभी प्रकार के एग्ज़ाम में कंफर्ट फील हो सके इस पूरे वीडियो को लेकर के। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर के चल रहे होंगे आगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा एक और कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पर कथकली उस्ताद गुरु चेमनचेरी कुन्नी रमन नायर के बारे में हम जानेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो प्रोजेक्ट रिहैब रहेगा। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा केन्या सोमालिया विवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद आप लोगों से मैं जो इस लेक्चर में जो पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा। और मुझे उम्मीद रहेगी कि आप लोग उन सभी सवालों के जवाब जरूर देंगे और उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक तरीके से ये सारी बातों को सुनना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक। तो कथकली उस्ताद गुरु चेमनचेरी कुन्नी रमन नायर ये कौन थे, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, हाल ही में इनका देहावसान हो गया 105 वर्ष की आयु में। और इनका जो मृत्यु हुआ है वो केरल राज्य के कोझिकोड नामक जगह पर हुआ है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये एक प्रसिद्ध कथकली नर्तक हैं ये। और इन्होंने भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें से भी कथकली है जो, इसको इन्होंने केरल में बहुत ज़्यादा पहचान दिलाया। इस वजह से हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये जो गुरु है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु चेमनचेरी कुन्नी रमन नायर का जन्म 16 जून 1916 को हुआ था। इनका जन्म केरल में। और कथकली में इनका बहुत ही विशेष योगदान रहा है, खासकर केरल में उसको प्रचलित करने में। तो केरल, ये जो कथकली है, कथकली की जो एक शाखा है कल्लादी कोडन शैली है, उसका ये इन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त करी थी। तो कल्लाडी कोलम शैली की शुरुआत जो है वो चाथू पनीकर असन द्वारा की गई थी। यह एक कथकली की 3 प्रमुख शैलियों में से एक है। तो कल्लादी कोडन ये कथकली की 3 प्रमुख शैलियों में से एक है। कल्लाडी कोलम के अलावा यहाँ पर कुछ अन्य शैलियाँ भी हैं, जिसमें से यहाँ पर जो दूसरी शैली है वो वेठातु है और तीसरी शैली यहाँ पर कपली गंडू है। तो ये 3 शैलियाँ कथकली की बताई गई है। कथकली की 3 जो शैलियाँ हैं उन 3 शैलियों में जो पहलू हैं उसके, एक है यहाँ पर नृत्य, तीसरा है नृत्य और तीसरा है नाट्य। ध्यान से सुनिएगा, पहला है यहाँ पर नृत्य, दूसरा है नृत्य और तीसरा है नाट्य। तो जो नृत्य होता है, नृत्य में क्या होता है, नृत्य की लय उसके मूल रूप में यहाँ पर दर्शाई जाती है। और जो नृत्य होता है उसमें अभिव्यंजक घटक यानी मुद्राएं या इशारों के माध्यम से यहाँ पर नृत्य किया जाता है। और जो नाट्य होता है, नाट्य का नाटकीय जो तत्व होता है यानी पात्रों की नकल की जाती है। इन सभी को यहाँ पर विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। और फिर इसके बाद मंच पर भगवान कृष्ण और सुदामा का चित्रण करके इसको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता के माध्यम से दर्शाया जाता है इस पूरे कथकली के नृत्य में। और इसके बाद जो यहाँ पर नायर जी हैं, इनको यहाँ पर 2007 में इनकी विशेष उपलब्धियों के कारण, इनकी विशेष कार्यों के कारण इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि भारत का जो सिविलियन अवार्ड होता है उसमें 4थे नंबर पर ये आता है। देखिए, अगर हम कथकली की बात करें तो कथकली भारत की 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है ये। यह नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण होता है। इस नृत्य में कहानियों का नाटकीकरण शामिल किया जाता है, जिसे ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों के रूप में रूपांतरित किया जाता है। आमतौर पर प्रस्तुत की गई भूमिकाओं में राजा, देवता और राक्षस शामिल किए जाते हैं इनके पात्रों के रूप में। और कथकली में एक गायक कथा सुनाता है, मतलब वर्णन करता है, और अन्य जो होते हैं यहाँ पर ताल वादक वाद्य यंत्र बजाते हैं। कथकली में भारी मेकअप और सुंदर पोशाक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, मुखौटे और विशाल स्कर्ट और बड़ी शिरोमणि भूषण या सिर पर बहुत बड़े बड़े तरह के जो औजार वो होते, कपड़े होते, उसको पहना जाता है, का इसमें उपयोग किया जाता है अच्छे तरीके से।
फिर विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को चित्रित करने के लिए चेहरे पर अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि हरा सज्जता और काला दुष्टता और सज्जनता तथा बुराई का संयोजन के माध्यम से इसमें रंगों का उपयोग किया जाता है। अब कथकली के अलावा भारत में और भी नृत्य होते हैं। तो भारत में कुल मिलाकर के 8 शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। तो जो भरतनाट्यम है, एक तो ये तमिलनाडु में प्रचलित है ये। फिर कथक जो है उत्तर भारत में प्रचलित है। कथकली जिसके बारे में मैंने बताया आपको, जिसके लिए जो यहाँ पर कुन्ही रमन नायर जी करते थे, ये केरल में प्रसिद्ध है ये। फिर मोहिनी अट्टम, ये भी एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया, ये आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी, ये मणिपुर का है। तो ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य है, इनके राज्यों के नाम और कौन सा जो नृत्य हो किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है, ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रत्येक एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन इसे ज़रूर पूछा जाता है। चलिए, अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है यहाँ पर प्रोजेक्ट रिहैब। तो प्रोजेक्ट रिहैब क्या है? तो देखिए, यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है। तो रिहैब का जो नाम है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीस को इसका पूरा नाम है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये कर्नाटक में शुरू किया गया है, जो कि हाथी और मानव के जो संघर्ष सामने आते हैं, उस संघर्ष में कमी लाने के लिए ये एक प्रोग्राम लेकर के आया गया है, जो कि जो हाथी वाला जो क्षेत्र रहेगा, उस हाथी वाले क्षेत्र को इंसानों से बचाने के लिए और इंसानी क्षेत्र में हाथियों को जाने से रोकने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें मधुमक्खियों के बक्से स्थापित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से ये मधुमक्खियाँ उन हाथियों को रोकने की कोशिश करेंगी, उनके आसपास जाकर के भनभनाएंगी, तो जिससे वो उस क्षेत्र में जाने से बचेंगे। यह जो क्षेत्र है, यह नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है, उसके आसपास के क्षेत्रों में लगाया जाएगा। और वहाँ पर इसे चिन्हित किया गया है, क्योंकि उसी क्षेत्र में हाथी ज़्यादा रहते हैं। देखिए, यह जो है, यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों से को विफल करने के लिए बेसिकली लगाया जा रहा है। तो मतलब जहाँ पर मानव निवास करते हैं, वहाँ के आसपास इस जो मधुमक्खी के बक्से हैं, इसका इस्तेमाल किया जाएगा और एक बाड़े के रूप में इसको निर्मित करने का एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाएगा हाथियों को मानव के जो निवास स्थान है उस क्षेत्र में आने से। इससे लाभ क्या होगा? देखिए, इससे लाभ ये होगा कि मधुमक्खियों द्वारा जो निर्मित बाड़ है, उसके माध्यम से हाथियों को नुकसान पहुंचाए बिना रोका जा सकेगा, क्योंकि वो भनभनाएंगी तो उससे हाथी उसके पास नहीं जाएंगे। फिर यह खाई खोदने या बाड़ बनाने जैसी विभिन्न अन्य उपायों की तुलना में अत्यधिक लाभप्रद है, क्योंकि अगर हाथियों को आने से रोकना है तो आपको खाई खोदना पड़ेगा या कुछ अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें आपके धन का भी अच्छा खासा उपयोग हो जाएगा, खर्चा होगा। तो इन सबसे बेस्ट है कि आप मधुमक्खी पालन कर दो। और एक और इसके साथ फ़ायदा ये होगा कि मधुमक्खी जो लगाई जाएगी, ये एक तरीके से मधुमक्खी पालन होगा। इससे किसानों को एक अलग से आमदनी प्राप्त हो जाएगी, तो ये एक अच्छा वृद्धि करेगा उनके सोर्स ऑफ इनकम में। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा और कौन सी एजेंसी इसका क्रियान्वयन करेगी। देखिए, यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से चलाया जाएगा ये। और ये जो खादी और ग्रामोद्योग है का ये एक मतलब शहद मिशन का भी उसका एक उप मिशन है। तो हमें समझना होगा कि ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग है क्या। तो देखिए, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग जो है, जिसे हम कैविक भी कह सकते हैं, खादी और ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत इसे स्थापित किया गया और यह एक वैधानिक निकाय है। कैविक ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके खादी और अन्य ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम चलाती है, उनका योजना का निर्माण करती है, प्रचार प्रसार और संगठन के रूप में कार्यान्वयन करने का यह कार्य करती है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ये मतलब एमएसएमई जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत यह कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हम पूरे पढ़ रहे हैं, इसमें और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इस पूरे के पूरे रिहैब प्रोजेक्ट में। तो देखिए, यहाँ पर जो शहद मिशन है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो केविक ने किसानों को जागरूक किया है कि आप मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लीजिए, बाक्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और ये जो पूरा का पूरा मतलब इकोसिस्टम रहेगा, ये हमें राष्ट्रीय शहद मिशन में हेल्प करेगा। तो इस मिशन को अगस्त 2017 में मीठी क्रांति के तहत इसे लॉन्च किया गया था और मीठी क्रांति की शुरुआत जो है मधुमक्खी पालन के रूप में
की गतिविधियों से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ के रूप में 2016 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है हाथियों के लिए तो हेल्पफुल रहेगा, साथ में किसानों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ओके, देखिए हमने यहाँ पर ये देखा है कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है वहाँ पे ये प्रारंभ किया गया है। तो अब हमारे लिए आवश्यक ये हो जाता है कि हम इसके बारे में जानें। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता था और अभी भी इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना भी जाता है और इसका अन्य नाम नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना 1955 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में की गई थी। वर्ष 1988 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड कर दिया गया और वर्ष 1999 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया और यह भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला 37वां टाइगर रिजर्व था। ये देखिए वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर के 51 टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पर और इस सूची में अगर हम बात करें तो 2021 में जोड़ा गया जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वह तमिलनाडु का श्री विल्लुपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व है। याद रखिए 2021 में जोड़ा गया 51वां टाइगर रिजर्व का नाम है यहाँ पर श्री विल्लुपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये आप याद रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें, लोकेशंस की बात करें तो ये कहाँ है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है ये और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से होकर के नागरहोल नदी ही बहती है, उसी के नाम पर भी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, जो कि काबनी नदी में जाकर मिलती है। काबनी नदी नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच में एक सीमा बनाती है। यहाँ पे वनस्पति की अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फौना की, तो वनस्पति के रूप में यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसमें से सागौन और शीशम के वृक्ष प्रमुख मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। और एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर एशियाई हाथी, चीतल, चित्तीदार हिरण, इंडियन माउस डियर और गौर, फिर धारीदार गर्दन वाले नेवले, ग्रे लंगूर, बोगट मतलब मोकाक और एशियाई जंगली कुत्ता, तेंदुआ, बाघ और व्लोथ बियर ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है नागरहोल के बारे में। चलिए अब हम यहाँ पर जो अगला टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो अगला टॉपिक है हमारे सामने वो है केन्या सोमालिया विवाद। तो केन्या सोमालिया विवाद क्या है, तो ये जो दोनों देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। ये अफ्रीका के भी पूर्वी जो अफ्रीका है वहाँ पर ये स्थित दो देश हैं और ये एक दूसरे के साथ पड़ोसी देश हैं और दोनों जो देश है ये पूर्वी जो अफ्रीका है वहाँ पर ये समुद्री सीमा के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वहीं पर ये विवाद भी बनाते हैं और उसी विवाद को लेकर के चर्चा में है और इनका जो प्रॉब्लम है वो ICJ में पहुंच चुका है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनका प्रोग्राम मतलब इनका जो विवाद है वो पहुंच चुका है। तो प्रमुख विवाद का विषय क्या है इनका, देखिए सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर के विवाद है, मतलब उसका जो सीमा है बाउंड्री है उसके बंटवारे को लेकर के प्रॉब्लम यहाँ पर है। और दोनों पड़ोसी देशों के बीच असहमति का एक मुख्य बिंदु इसी दिशा में दर्शाता है जिसमें से हिंद महासागर में उनकी समुद्री सीमा का विस्तार होना चाहिए। मतलब दोनों देश जो हैं वो समुद्री जो सीमा है उसका विस्तार करना चाहते हैं और एक दूसरे को क्षेत्र को यहाँ पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें सोमालिया क्या मतलब उसका पक्ष क्या कहना है, तो सोमालिया का कहना ये है कि समुद्री सीमा का विस्तार उसी दिशा में होना चाहिए जिसमें सोमालिया की भू सीमा हिंद महासागर की ओर जाती है, यानी कि दक्षिणी पूर्व सीमा की ओर। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो सोमालिया का जो टेरिटोरियल एरिया है समुद्री सीमा का वो उसके पैरेलल जाकर के बोलता है कि सारा का सारा सीमा मेरा है ये। इसके बाद जो केन्या का फेवर है पक्ष है वो क्या कहता है, तो केन्या का कहना है कि समुद्री सीमा का निर्धारण भूमध्य रेखा के समानांतर किया जाना चाहिए। तो मतलब ये जो उसका विवाद आ गया यहाँ पर वो ये कहता है कि जो केन्या की जो आप समुद्री सीमा का बंटवारा जो कर रहे हो वो आप भूमध्य रेखा के पैरेलल में करिए, लेकिन यहाँ पर सोमालिया कहता है कि उस हिसाब से नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए भू सीमा के आधार पर। तो आप ये जो मार्किंग देख रहे हैं इस मार्किंग के आधार पर जो केन्या है और सोमालिया है दोनों अपना क्लेम कर रहे हैं और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर जो एक ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल की जो क्षेत्र है इसी को लेकर के विवाद का विषय बना हुआ है।
अब ये विवादित क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए? तो देखिए, ये जो विवाद का क्षेत्र है ये एक त्रिकोणीय ट्रायंगल बनाता है जो कि 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है ये लंबा। और यह जो क्षेत्र है पूरे समुद्री संसाधनों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर इसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर तेल और गैस के बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में भंडार हो सकते हैं यहाँ पर। इसी चीज़ को लेकर के दोनों देशों के मध्य विवाद की स्थिति बनी हुई है। लेट्स सी, देखता होगा कि आगे आकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या इसके बारे में फैसला सुनाता है। और अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात आई है तो हम अब यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या रोल है यहाँ पर। तो देखिए, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। फिर यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है जो कि हेग में स्थित है। मतलब इसका जो हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग नामक सिटी में स्थित है। यह राष्ट्रों के बीच जो भी विवाद होता है उस विवाद को सुलझाने का यह कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र के जो अधिकृत अंग हैं उनमें उन एजेंसियों में से ये एक प्रमुख एजेंसी है। ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णय बाध्यकारी होते हैं किसी भी देश के द्वारा। यदि यहाँ पर कोई निर्णय देने में सफल हो जाता है आईसीजे दोनों देशों के मध्य विवाद को लेकर के, और वो सफल होगा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो इंटरनेशनल जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सुलझाने का ये कार्य करता है। तो वो जो डिसीजन देगा वह सभी दोनों देशों के लिए बाध्यकारी होगा, उन दोनों देशों को मानना ही होगा। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया उससे संबंधित मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसके जवाब आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, उस्ताद गुरु चेमनचेरी का जो जन्म स्थान है वह किस जगह पर हुआ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न यहाँ पर, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? पहला ऑप्शन है 37, सेकंड ऑप्शन है 46, थर्ड ऑप्शन है 51 और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो 63 है। फिर जो अगला प्रश्न है आपका वो ये है कि राष्ट्रीय शहद मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय शहद मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2007, 2013, 2017 या 2019? तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जिसको भी आप समझते हैं कि उसके लिए यूज़फुल हो सकता है उसको शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो समय पर, जिस समय के लिए आपको बताया गया उस समय पर ये मिल जाया करेगा। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।